देखिए, इंडिया अलायंस से डरी हुई है। अगर आप लोगों ने काम किया होता तो आपको बड़े नेता बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्षत्रिय समाज उनसे नाराज़ है क्योंकि उन्होंने जनरल वीके सिंह बहुत बड़ा चेहरा थे, उनका जो वोट यहाँ टिकट जो काटा है वो बहुत गलत किया है, और जिसको टिकट दिया है वो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। आज तक यहाँ पर कोई महिला प्रत्याशी नहीं जीती है, ये एक रिकॉर्ड टूटेगा पूरे। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो वो करते हैं ना, उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप इस वक्त देख रहे हैं द पिलर। आज जो हमारे साथ मौजूद है वो किसान आंदोलन से उभरी हुई कांग्रेस की बड़ी नेता बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त कांग्रेस के लिए जोरों शोरों से गाजियाबाद में डॉली शर्मा के लिए प्रचार कर रही हैं। आज हम उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार पूनम पंडित जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, और अच्छी हो गई, आपसे बात हो गई। जी, तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है, गाजियाबाद से डॉली शर्मा लड़ रही हैं यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा से अतुल गर्ग लड़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले रैली हुई थी यहाँ गाजियाबाद में, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ सभी शामिल हुए थे। तो क्या लगता है आपको, भाजपा क्या गाजियाबाद में जो इतने वक्त से उनका गढ़ रहा है वहाँ अपना दमखम दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े नेताओं को बुला रही है, या लगता है कि डरी हुई है इंडिया अलायंस से इस बार? देखिए, इंडिया अलायंस से डरी हुई है। अगर आप लोगों ने काम किया होता तो आपको बड़े नेता बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही है डॉली शर्मा, उसने हारने के बाद भी काम किया है। हारने के बाद 2019 में जब लोकसभा लड़ी थी तो वो हार गई थी लोकसभा जनरल वीके सिंह के सामने, और हारने के बाद भी वो आप लोगों के बीच में रही है। तो इसलिए एक जो डर का माहौल है भाजपा के अंदर, और आप भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के, और यहाँ पर राजनाथ सिंह जी, और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनकी कई कई बार सभाएं हो चुकी हैं। जी, ठीक, क्योंकि क्षत्रिय समाज का अहम वोट है यहाँ। क्षत्रिय समाज उनसे नाराज़ है क्योंकि उन्होंने जनरल वीके सिंह बहुत बड़ा चेहरा थे, उनका जो वोट यहाँ टिकट जो काटा है वो बहुत गलत किया है, और जिसको टिकट दिया है वो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, वो घूसखोर व्यक्ति है। उसने ज़मीनों पे कब्जा किया है धौलाना में, और ये तथ्य सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, ये विद प्रूफ कागजों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को दिखाया भी है, आपने देखा होगा। तो कम से कम जनरल वीके सिंह को आप टिकट दे रहे हो तो हम लोगों का सिर है ना सम्मान से झुकता था उनके लिए, क्योंकि वो एक सेना के जनरल रहे हैं। सेना, देश के लिए, देश की सेना में उन्होंने काम किया है, देश के लिए काम किया है, देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। तो वो सम्मान से हमारा सर उनके लिए झुकता था, झुकता है और झुकता रहेगा। तो इस भ्रष्टाचारी को क्या ज़रूरत थी देने के लिए टिकट? ऐसे व्यक्ति के हिसाब से अतुल गर्ग भ्रष्टाचारी है, और वो अगर सत्ता में आते हैं तो फिर गाजियाबाद का भला नहीं होने वाला। देखिए, मेरे हिसाब से नहीं है, जनता के हिसाब से भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि जो मुकदमा किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया अतुल गर्ग पे, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा। और दूसरी बात, ये व्यक्ति अब सांसद बन के ऐसा क्या काम करेगा जो ये व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री होकर के, उत्तर प्रदेश का सदर सीट से विधायक था अतुल गर्ग, और एक जो है मंत्री थे उत्तर प्रदेश की सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना काल में कुछ काम नहीं किया, एक मिनिस्टर होकर के कोई काम नहीं किया, तो सांसद बन के ऐसा क्या काम करोगे तुम? तो आपको लगता है कि इस बार जो गाजियाबाद का समीकरण है वो बदलने वाला है? क्योंकि 1962 से हमने देखा कि यहाँ पे कोई महिला प्रत्याशी की विजय नहीं हुई है, तो क्या लगता है? आज तक यहाँ पर कोई महिला प्रत्याशी नहीं जीती है, ये एक रिकॉर्ड टूटेगा पूरे देश में, इसको स्थापित किया जाएगा। महिलाओं का पश्चिम में और मजबूत वर्चस्व होगा, और डॉली शर्मा यहाँ से चुनाव जीतेगी। अभी राजस्थान में मोदी जी की एक रैली सभा को संबोधित किया था उन्होंने, उसमें उनका जो बयान है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें मनमोहन सिंह ने एक बार बयान दिया था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का। तो मोदी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप सभी का सब कुछ लूट कर अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो उनकी स्टेटमेंट है ये हिंदुओं का भरोसा वापस जीतने के लिए उनके काम आएंगी, या अल्पसंख्यक और नाराज़ हो जाएंगे उनसे? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो वो करते हैं ना, उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति प्रधान चुना हुआ, इस देश का पहला प्रधान कहे जाने वाला व्यक्ति इस तरीके के स्टेटमेंट दे, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी सत्ता में कोई काम ही नहीं किए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये बयान है, ये बयान जो है इसलिए ये वाला नहीं दिया गया कि वो अल्पसंख्यकों का होगा, ये बयान दिया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। मैं वही आपको ढूंढ करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने बिल्कुल सफ़ेद झूठ जिसको बोलते हैं वो बोला। उन्होंने कहा था कि गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए,
पहला अधिकार होगा। और जो मतलब जिनकी संख्याएं जहाँ पर कम हैं, जैसे अब हम बैठे हैं यहाँ पर इस कमरे में, तो सबसे संख्या अगर मैं आपको बोलूँ कम किसकी है, तो वो सामने बैठी हुई हैं ठाकुर हैं, इनकी है, क्योंकि हम लोग 2 ब्राह्मण हो गए, एक वो हो गए जाट भैया बैठे हुए हैं, तो इन दोनों की संख्या यहाँ कम है। ये एक धर्म को लेकर के इस तरीके का बयान नहीं दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो आदत है वो जानबूझकर झूठ बोलने की आदत है, और वो झूठ बोलकर इस चीज़ को जीत नहीं पाएंगे। लेकिन मनमोहन सिंह के बयान में उन्होंने साफ कहा था कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, स्पेशली मुसलमानों का। नहीं, मतलब ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस चीज़ को उन्होंने पूरा तोड़ जोड़ के पूरा किया उन्होंने, लेकिन इन चीज़ों की क्या वैल्यू होगी? देश का प्रधानमंत्री जी, आज भी उनका ट्वीट पड़ा हुआ है, ये आपका मनमोहन सिंह जी का, आप उनका ट्वीट देख लेना, आज भी है। उन्होंने इनकी तरह डिलीट नहीं किए ट्वीट, जैसे इनकी सांसद लड़ रही है मंडी से, मंडी वाली जो है वो कंगना रनौत, हाँ मंडी से है ना, वो मंडी वाली जो है वो चुनाव जो इनका लड़ रही है, उनकी तरह नहीं है ट्वीट डिलीट कर दे कि मैंने पहले बीफ खाया था, है ना, मैंने पहले बीफ खाया था, इस तरीके का उनका था, तो उन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि अब चुनाव लड़ रही हैं, अब हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। और जिसके चेहरे पर ये लोग आज तक राजनीति करते आए हैं, वीर को सावरकर को वीर बनाने के चक्कर में, वो तो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं थे, सनातन धर्म को नहीं मानते थे, वो तो एक कम्युनिस्ट थे। आप उनकी बुक पढ़ना, उन्होंने साफ लिखा है कि मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, सनातन धर्म को भी नहीं मानता हूँ, उन्होंने साफ लिखा है एक बुक में अपनी। तो ये मतलब इनकी विचारधारा क्या है, आप इनसे पहले ये पूछिए, ये इस चीज़ में कंफ्यूज हैं। तो आपको लगता है कि जो देश का हिंदू है वो मतलब कहा जाता है कि भाजपा शुरू से ही मतलब हिंदुओं को सपोर्ट करता है और हिंदुओं की सरकार है सनातनियों की, और जो अल्पसंख्यक है उनकी दुश्मन है, तो क्या ये जो बयान है को लूटने का काम किया है इस सरकार ने, सनातनियों को ठगने का काम किया है इस सरकार ने, सनातनियों के साथ में दुर्व्यवहार किया है इस सरकार ने, सनातनियों का जितनी भी चीज़ें खराब हैं, आज तक जितने भी बलात्कार हुए हैं, ठीक है, अगर ये सनातन चिल्ला रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि सनातनी थी जी, औरैया वाली बेटी सनातनी थी, अंकिता उत्तराखंड वाली सनातनी थी, और 4 साल की बेटी का बलात्कार हुआ गाजियाबाद में, खेमावती वाली बेटी सनातनी थी, ब्राह्मण थी, ठीक है, और ये आपका लखीमपुर में 3 बेटियों की हत्या हुई, वो भी सनातनी थी। तो कौन से इन बेटियों के सनातनियों के बलात्कार हुए, इनकी हत्या हुई, कौन से देश के प्रधानमंत्री ने उनको सजा दिलाई, कौन से मुख्यमंत्री ने उनको सजा दिलाई? उत्तर प्रदेश के दिलाई सजा? नहीं दिलाई। क्या बोली स्मृति ईरानी, हिंदू चिल्लाती हैं, दूसरे का जो है मूर्ख बनाने का काम करती हैं? बताइए। ये जो सारे आरोप आप लगा रही हैं, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, बारी रिकॉर्ड है, आप चेक कीजिएगा। ये आरोप नहीं है, आप आरोप मत बताइए इनको। आप अगर इन्हें आरोप बताएंगी ना तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि आरोप बता करके सस्पेंस क्रिएट करते हैं आप लोग। आरोप नहीं है, सत्यता है, आप चेक कीजिए। जैसे जो भी विपक्ष आपके हिसाब से जो सत्य बताती है सरकार के खिलाफ, क्या लगता है उसके बाद भी सरकार सीना ठोक के कह रही है कि इस बार 400 पार का आप उनका मतलब नहीं समझ रहे हैं। देखिए, उनकी एक भाजपा की जो सांसद हैं, ये आपका यहाँ से हैं, वो डांगी करके हैं, एक महिला डांगी हैं, वो सांसद हैं, इनके 1 मिनट में बता ही देती हूँ रिकॉर्ड से। 400 सीटें, रजनी डांगी हैं, भाजपा की नेता हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब हम संविधान को बदलने के लिए हमें 400 पार सीटें करनी होंगी। तो इसका मतलब ये जो निगाह है संविधान पर टिकी हुई है, संविधान को बदलने का काम ये कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको 400 पार चाहिए, वरना देश में सरकार तो 273 सीटों पर बन जाती है। क्यों लगता है संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि जनता को आप मूर्ख बना सको, जनता को और प्रताड़ित कर सको, जनता को दुखी कर सको, जनता अपनी आवाज़ उठाए। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना सबका अधिकार है, वो आवाज़ आप ना उठा सको, चाहे वो बेटियों की आवाज़ हो, चाहे किसी की आवाज़ हो, बलात्कार जैसे मुद्दों पर आप ना बोल सको, किसान जैसे मुद्दे पे आप ना बोल सको, नौजवान जैसे मुद्दे पे आप ना बोल सको। मैं नहीं बोल रही हूँ, भाजपा की नेता है रजनी डांगी, उन्होंने बोला है कि संविधान को बदलने के लिए हमें 400 पार चाहिए। ये मतलब अक्सर लोगों से सुनने में आता है कि मोदी जी के नाम पे आधे वोट पड़ते हैं देश में, मतलब आधे कार्यकर्ताओं को तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिल जाता है। तो उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है। आपको क्या लगता है इस बार जो इंडिया गठबंधन हुआ है, कौन सा चेहरा सामने आने वाला है प्रधानमंत्री के रूप में?
देखिए, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। इसी वजह से ये सस्पेंस बना हुआ है कि जब इतने सारे चेहरे हैं तो बीच में लड़ाई नहीं हो जाएगी। नहीं, हम देखिए, अगर इस देश के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो त्याग आपको करना पड़ेगा, और कांग्रेस वो है जिसने त्याग किया है। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को 2 बार ठुकराया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, आपको याद भी होगा। तो ये त्याग की मूरत कहने वाला परिवार है, और 2 बार सत्ता में सरकार रही। राहुल गांधी जी ने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा था, सिर्फ सांसद थे। प्रियंका गांधी जी को मंत्री नहीं बनाया कैबिनेट में, ठीक है, और सोनिया गांधी जी मंत्री नहीं बनी थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी जो है 12-12, 14-14 मंत्रालय अपने कब्जे में लेकर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री पद भी इनको चाहिए, मंत्रालय भी इनको चाहिए, ठीक, फोटो फुटेज भी इनको वो तो चाहिए। कहते हैं मैं देश के लिए दिन रात काम करना चाहता हूँ, तो इसी वजह से हो सकता है मंत्रालय सारे ले रखे हो कि सब उसमें काम करें। 74 साल की उम्र में आप अपना काम करने के चर्चे पर्चे बता रहे हैं, और एक युवा 18 साल की नौकरी लगे और 4 साल बाद आप उसको रिटायरमेंट देने की बात कर रहे हैं। और ये जो देश में फुटास की और छपास की बीमारी है ना, प्रधानमंत्री जी को, ये जो इनको बीमारी है, इसका इलाज सरकारी खर्चे पे करा लें। हो सकता है कल को आप प्रधानमंत्री ना रहें, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो जो जैसा कि मैंने क्वेश्चन पूछा, तो क्या लगता है राहुल गांधी जो है वही उभरता चेहरा इंडिया अलायंस के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास में हमारे नेता राहुल गांधी जी भी हैं, हमारे पास में जो है हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी हैं, हमारे पास प्रियंका गांधी जी भी हैं, हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, हमारे पास में जो ये महाराष्ट्र वाले हैं वो भी हैं। तो ऐसा नहीं हमारे पास चेहरे नहीं है, चेहरे की कमी इनके पास है। हमारे वही तो बात है कि आप लोगों के पास चेहरे ही चेहरे हैं, तो उनमें से एक चुनना देखिए मुश्किल नहीं होगा। जो भी व्यक्ति इस देश के हित में सोचेगा वो अपने पद का त्याग करेगा, जैसे सोनिया गांधी जी ने किया था। सीधी बात है। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि अब गाज़ियाबाद में अब डॉली शर्मा के लिए ज़ोरों शोरों से इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रही है। अब 26 को इलेक्शन होने वाले हैं, एक दिन बाद, तो अब आगे क्या पढ़ावा है आपका इसके लिए? इसके बाद में हम लोग जो है और कैंपेन करने के लिए जाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। जी, तो ये थी पूनम पंडित जी। इनसे हमने कई मुद्दों पर बात की, ये भी पूछा कि इंडिया अलायंस का कौन चेहरा हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन के बाद क्या समीकरण बदलता है गाज़ियाबाद का और पूरे देश का। क्या 400 पार का जो नारा है भाजपा का, उस पर खरी उतर पाती है भाजपा, या इस बार इंडिया अलायंस का परचम लहराएगा। आगे की इंटरव्यूज़ और ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए द पिलर।